हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का एमसीक्यू क्वेश्चन। और हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है हमारा विज्ञान। इस विज्ञान में हम लोग 40 नंबर के लिए कम से कम 40 एमसीक्यू का यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, ठीक है, अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं और अगर आपका माध्यम हिंदी है तो आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है। अगर आप इंग्लिश मीडियम का भी विद्यार्थी हैं तो भी आप इस वीडियो में बहुत कुछ यहाँ पे पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा भाषा का यहाँ पे समस्या हो सकती है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, लेकिन हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पर ये बहुत ही डिस्कशन अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं कि पूछा गया है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का, ठीक है, किसी बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु, तो वस्तु का समान साइज का यानी बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब जो है कब बनता है। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि ये हमारे पास क्या है, तो बोलेंगे उत्तल लेंस है। ये हमारे पास कौन सा है, तो बोलेंगे उत्तल लेंस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे उत्तल लेंस में ऐसा कब बनता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होनी चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर। ठीक है, हमारे पास जो फोकस है उसकी दुगने दूरी पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इसके रे डायग्राम की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं रे डायग्राम। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास क्या है, उत्तल लेंस है। आप यहाँ पे बनाते इस प्रकार से, यहाँ पे कहीं पे ओ हो गया ऑप्टिकल सेंटर, इधर पे F1 होता है, इधर पे क्या होता है 2F1 होता है, इधर पे F2 होता है, यहाँ पे 2F2 होता है। ठीक है, आपको वस्तु को कहाँ पर रखना है, तो बोलेंगे 2F1 पर। जैसे आप वस्तु को 2F1 पर रखेंगे तो आपका किरण आरेख कुछ ऐसा बनेगा। ये कहाँ से पास करेगा, तो बोलेंगे F2 से पास करेगा। ठीक है, और दूसरी रेखा कहाँ से पास करेगी, O से पास करेगी, तो जाके कहाँ पर कटेगी, तो बोलेंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं कटेगी, F2 पर कटेगी। ठीक है, यानी जब 2F1 पर हम लोग रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। ठीक है, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। ठीक है, यानी कि 2F2 पर प्रतिबिंब बनेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ये हमारे पास देखिए ध्रुव है, ये आपका वक्रता केंद्र है, यहाँ पर फोकस है। तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, दाढ़ी या हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो बोलेंगे अवतल दर्पण का प्रयोग। अवतल मतलब क्या होता है, कॉनकेव। शेविंग मिरर के तौर पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, बोलेंगे कॉनकेव मिरर का, यानी कि अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। सबसे पहले आप यहाँ पे बात ध्यान देंगे, आपके पास या दर्पण हो, ठीक है, आपके पास या दर्पण हो या फिर आपके पास क्या हो, लेंस हो, ये दोनों के लिए सही है। दर्पण हो या लेंस हो, अगर अवतल है, ठीक है, अगर अवतल है तो यहां पर F क्या होगा, माइनस में। अगर उत्तल है, ठीक है, तो F क्या हो जाएगा आपका, प्लस में। और F माइनस में है मतलब पावर भी, क्षमता भी माइनस में। और अगर मान लीजिए F आपका प्लस में है तो पावर भी प्लस में होगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, बोलेंगे ऋणात्मक होती है, यानी कि निगेटिव होती है। ऋणात्मक मतलब क्या होती है, तो बोलेंगे निगेटिव होती है। ठीक है, चलिए, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है लेंस की क्षमता 1/f, 1/f। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कब बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण यहाँ पे देखिए आप, ये हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के पीछे कब बनेगा, जब P तथा F के बीच में होगा। ठीक है, हम लोग बोलेंगे कि वस्तु कहां पर होगा, तो बोलेंगे P तथा F के बीच में। यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर F हो गया, यहाँ पर C हो गया। P तथा F के बस वस्तु रखेंगे, ऐसे कुछ डायग्राम आपका बनेगा, कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। ठीक है, इसको अगर मिलाएंगे आप यहाँ C से तो देखेंगे आप पीछे यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखाई देगा। डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे क्या हो गया, किसकी ऊंचाई है, बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई HI हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो HI होता है वो बड़ा होता है HO से। ठीक है, HI क्या है यहाँ पर, तो HI हमारे पास जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है, HO क्या है, दर्पण मतलब दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का ऊंचाई है। ठीक है, यानी बोलेंगे कि आभासी कब बनता है, बोलेंगे आभासी कब बनता है, दर्पण के पीछे कब बनता है, तो जब P तथा F के बीच में रखा जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किरण आरेख बना दिया। आपका करेक्ट आंसर क्या है, तो बोलेंगे P तथा F के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है
क्वेश्चन नंबर 6, आंख के जो रंगीन भाग होती है, ठीक है, आंख के रंगीन भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आंख के रंगीन भाग को हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं, यानी कि परितारिका। अगर बोलेगा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, पूछ दिया जाएगा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, यानी इमेज कहाँ पे बनता है, तो बोलेंगे रेटिना। इमेज कहाँ बनता है, तो बोलेंगे प्रतिबिंब पर बनती है, ठीक है। और रंगीन भाग को क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे परितारिका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 7 नंबर, सामान्य नेत्र का जो दूर बिंदु होती है, तो दूर बिंदु क्या होती है? बोलेंगे अनंत होती है। दूर बिंदु क्या होती है? अनंत होती है। अगर नजदीक बिंदु बोलती तो क्या बोलते हैं? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। निकट बिंदु क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु क्या होती है? बोलेंगे अनंत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है? आपको डायरेक्ट याद रखना है 2 मिनट, यानी 8 नंबर का हो गया ए, ठीक है। 8 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ए, 2 मिनट का अंतराल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार की होती है ना, यानी डिफेक्ट ऑफ विजन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिफेक्ट ऑफ विजन। यह कितनी प्रकार की होती है? तो हम लोग बोलेंगे यह जो होती है हमारे पास वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है मायोपिया, मायोपिया मतलब कि निकट दृष्टि दोष। दूसरा हमारे पास होती है हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि दूर दृष्टि दोष। तीसरा होता है प्रेस बायोपिया, है ना, यानी कि जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 9 नंबर का जो करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है वो क्या होने वाला है? सी नंबर। करेक्ट आंसर क्या है? सी नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 10 की तरफ। तो सवाल नंबर 10 में हमसे पूछा गया है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमंताक दिया गया कितना? 220 वोल्ट और दिया हमारे पास 100 वाट। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर क्या होता है? तो बोलेंगे VI होता है। P बराबर क्या होता है? VI। P का मान कितना दिया है? 100 दिया हुआ है। P का मान कितना दिया है? 220 दिया हुआ है। तो I का मान कितना निकलेगा? I का मान निकल गया 100/220, 100/220 निकला हुआ है। अब हमसे बोला है कि जब इस 110 पर, ठीक है, जब इसको 110 पर प्रचालित करते हैं तो विद्युत शक्ति कितनी होगी? तो दोबारा से P निकालना है, P2, तो फिर क्या हो जाएगा? V इंटू I। दोबारा कितना? 110 दिया गया है और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 100 बटा कितना हमारे पास? तो बोलेंगे 220, ठीक है। तो 11 से 2 बार में कट गया, खत्म। अब 2 से फिर कट गया 5 बार में, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 50, ठीक है। हमारा जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया? I निकाला तो कितना आया? 100/220 आया। हमने पावर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, V गुना I। तो V कितना हमारे पास दिया है? 110 दिया है। I का मान कितना निकाला? 100 निकाला। फिर 200 हमारे पास 20 है, तो 110 220 2 बार में कट गया है हमारे पास। फिर 2 से कटा कितना बार में? 50 बार में। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 50 आ गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 वाट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 कूलाम में कितने आवेश होते हैं? डायरेक्ट हमको याद रखना है, यहाँ पर 11 नंबर का सवाल डायरेक्ट याद होना चाहिए। हम लोग बोलेंगे Q बराबर NE। फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर NE। यहां से आप क्या करेंगे? N निकालेंगे। तो N कैसे निकलेगा? N बराबर हो जाएगा Q/E। Q कितना है? बोलेंगे 1 कूलाम में। E कितना होता है? तो बोलेंगे 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 होता है। आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा 6.25 गुना 10 का पावर 18। तो अप्रोक्स में हम लोग 6 गुना 10 का पावर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? 18 ले लेते हैं। एक चीज का यहाँ पे ध्यान देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गड़बड़ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका 8 रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं हो सकता है। आप इसी को कह सकते हैं यहाँ पर 0.6। अगर मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे 6 हमारे पास दिया गया ना, आप इसको 10 से गुना करेंगे और 10 से अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 0.6 इंटू 10 का पावर 19 आ जाएगा, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आप इसको लिख सकते हैं 6 गुना 10 का पावर 18, या अगर 10 से गुना करेंगे और 10 से अगर डिवाइड भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0.6 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो दोनों सेम ही बात है। ऑप्शन में आपका सी दिया गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑप्शन में लिखेंगे हम लोग यहाँ पर सी लिखेंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12।
12वें सवाल में दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, ज्यादा इफेक्टिव कब होता है, ज्यादा प्रभावशाली कब होता है, ठीक है, ज्यादा प्रभावशाली कब होता है, तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पर चुंबक के ध्रुव पर, ठीक है, चुंबक के ध्रुव पर, ठीक है, सेंटर यानी पोल पर, ठीक है, मैग्नेट का जो पोल होता है वहां पर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 13 नंबर, उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु मिनिमम या न्यूनतम पवन का जो वेग होती है, यानी जो वेलोसिटी होती है, मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो बोलेंगे 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, प्रति घंटा 15 किलोमीटर होनी चाहिए। और सबसे अगर बोलेंगे तेज मतलब हवाएं या पवन कहाँ चलती है, तो बोलेंगे एक देश का नाम है डेनमार्क, या ध्यान रखेंगे वहां पे मिनिमम चलती है कम से कम उतना, अधिक तो कहना ही नहीं है, बहुत ज्यादा चलती है, ठीक है। तो डेनमार्क के वहां पे पवन चक्कियों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे पवन ऊर्जा का ज्यादा इस्तेमाल होता है, ज्यादा उसका मतलब उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 13 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास है अम्ल एवं क्षारक के बीच को अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं उदासीनीकरण बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षारक के बीच का अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो अम्ल मान लीजिए हमारे पास HCl हो गया, मान लीजिए क्षारक आपके पास क्या हो गया NaOH हो गया, तो यहाँ पे लवण क्या बनेगा, तो बोलेंगे NaCl बनता है और साथ में जल बनता है H2O। तो इस तरह के जो अभिक्रिया होती है उसको हम लोग बोलेंगे उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन। एसिड बेस जब रिएक्शन करती है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, हिंदी में उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि शाक सब्जियां, ठीक है, 15 में क्या पूछा गया है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर, ठीक है, शाक सब्जियों का विघटित होकर, ठीक है, किस प्रकार की हमारे पास मतलब यहाँ पर अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर, हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा गया है, तो बोलेंगे यहाँ पे कंपोस्ट का बनना, ये हमारे पास क्या उष्मा क्षेपी है। 15 नंबर क्या है, तो बोलेंगे उष्मा क्षेपी है, यानी यहाँ पे क्या होती है, तो बोलेंगे उष्मा यहाँ पे निकलती है, उष्मा का क्या होता है, तो बोलेंगे उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा का क्या होता है, तो बोलेंगे उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो हो गया उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ये आपका 15 हो गया। 16 यहाँ पे देखेंगे हमारे पास दिया गया BaI2 यानी कि बेरियम आयोडाइड, इसका नाम क्या है बेरियम आयोडाइड, सोडियम सल्फेट, फिर बेरियम सल्फेट, फिर सोडियम आयोडाइड, सबका नाम हमें पता है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आयन का अदला बदली हो रहा है, ठीक है, आयन का क्या हो रहा है, अदला बदली हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अवक्षेप किसका बन रहा है, तो बोलेंगे बेरियम सल्फेट का। अब बेरियम सल्फेट का अवक्षेप कैसा होता है, तो बोलेंगे सफेद रंग का होता है, ठीक है। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप कैसा होता है, प्रेसिपिटेट कैसा होता है, तो बोलेंगे सफेद रंग का होता है, व्हाइट कलर का होता है। यह अभिक्रिया क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी 16 नंबर का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 17, उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है। हमने अभी आपको बताया कि जब कभी भी अम्ल एवं क्षारक, ठीक है, जब कभी अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया करती है तो इसके फलस्वरूप लवण तथा जल का निर्माण होता है, ठीक है, लवण तथा जल का निर्माण होता है, ठीक है। तो पूछा गया है क्या होती है, तो बोलेंगे लवण तथा जल, यानी कि सी नंबर, ठीक है, दोनों प्राप्त होती है, तो बोलेंगे लवण तथा जल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक हमारे पास पीएच स्केल दिया गया, ठीक है, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल में पूछा गया है कि ABCD 4 पदार्थ हैं जिसके सारे के सारे पीएच मान दिए गए हैं, तो बोला है कौन सा पदार्थ अम्ल होगा, ठीक है, बोला गया है कौन सा पदार्थ यहाँ पे अम्ल होगा। तो देखिए सबसे कम पीएच मान किसका है, 2 का, सबसे पीएच मान 2 किसका है, A का, A का पीएच मान कितना है, 2 है, ठीक है, सबसे कम पीएच मान है 2। तो पीएच मान 7 से कम होती है तो अम्ल होती है, पीएच मान 7 से ज्यादा होती है तो क्षारक होती है, और पीएच मान 7 के बराबर होता है तो उदासीन होता है। पूछा क्या है, अम्ल कौन सी है, तो अम्ल क्या है, बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या है, अम्ल है, क्योंकि पीएच मान 2 है, 7 से कम है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, एंट एसिड का उदाहरण कौन सा है, ठीक है, एंटासिड का उदाहरण कौन सा है यहाँ पर, तो बोलेंगे इसका यहाँ पे दोनों हो सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी होता है, बेकिंग सोडा भी होता है, तो बोलेंगे दोनों। 19 नंबर का हो जाएगा सी नंबर। अब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे NaHCO3, NaHCO3, ये आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, क्या बोलते हैं, खाने वाला
सोडा कहते हैं। इसी को हम लोग पाक सोडा कहते हैं। क्या बोलेंगे? पाक सोडा। इसी को हम लोग पकाने वाला भी सोडा कहते हैं, ठीक है। इसी को पकाने वाला सोडा कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मीठा सोडा कहते हैं। इसी को हम लोग मीठा सोडा कहते हैं, इसी को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। साथ साथ एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक अम्ल को मिलाया जाता है, ठीक है, बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक अम्ल को मिलाया जाता है तो बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बेकिंग पाउडर के दो अवयव होते हैं, पहला होता है बेकिंग सोडा और दूसरा होता है टार्ट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। तो हमने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो एंटासिड का उदाहरण क्या है? ए तथा बी दोनों, यानी कि सी, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर, कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण, तो हम लोग बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया होता है किसके साथ होता है? तो बोलेंगे क्लोरीन के साथ होता है। तो क्या बनता है? CaOCl2। CaOCl2 प्लस क्या बनता है? जल का निर्माण होता है। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लीचिंग पाउडर यानी कि हम लोग बोलेंगे यहाँ पर व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कहाँ से? तो बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। इसी को हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। पानी में मिला हुआ चूना कहते हैं। सफेदी करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि एम्फोटेरिक। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे एम्फोटेरिक कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो जिसमें अम्ल एवं बोला है, जिसमें अम्ल एवं क्षारक दोनों के गुण होते हैं, ये क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। एल्युमिनियम ऑक्साइड भी होती है और जिंक ऑक्साइड भी होती है। ये क्या है? एम्फोटेरिक है, यानी कि उभयधर्मी है, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक चीज यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ था तो इसलिए कंफ्यूजन यहाँ पे हो गया। ए 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ZnO होना चाहिए, ठीक है। 2 नहीं है बल्कि ZnO है, जिंक ऑक्साइड है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर में करेक्शन करेंगे। 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड भी होगी और जिंक ऑक्साइड भी होगा। यहाँ पे आपका काट देंगे, जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। यानी ए तथा बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कांसा, जो हमारे पास ब्रॉन्ज होता है, ठीक है, जो हमारे पास क्या होता है? ब्रॉन्ज यानी कि कांसा। ये किसका मिश्र धातु है? मतलब किन किन चीजों से मिलाकर इसको बनाया जाता है, ठीक है। किन किन चीजों से मिलाकर इसको बनाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ध्यान देंगे? हम लोग 22 नंबर में, तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? कॉपर और टिन होता है। कॉपर और टिन। कॉपर और जिंक जब रहेगा, ठीक है, कॉपर और जिंक रहता है तो हम लोग बोलते हैं पीतल, ठीक है। कॉपर और जिंक रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर? पीतल बोलेंगे, पीतल। पीतल को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रास, ठीक है। पीतल को क्या बोला जाता है? ब्रास। इंग्लिश में ब्रास, हिंदी में पीतल। तो कॉपर जिंक जब मिलेगा तो पीतल बनेगा, ठीक है। और कॉपर टिन मिलेगा तो कांसा बनेगा, यानी कि ब्रॉन्ज बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट हमारे पास है 23 नंबर कि चाकू से काटा जा सकने वाला। चाकू को तो डायरेक्ट हमको याद रखना पड़ेगा कि चाकू से आसानी से हम लोग किसको काट सकते हैं? तो बोलेंगे सोडियम को। किसको काटेंगे? सोडियम को। संकेत क्या होता है? Na। परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितनी होती है? 2 8 1 होती है। और सोडियम क्या है? धातु है। सोडियम क्या है? धातु, जिसकी संयोजकता 1 होती है, ठीक है। तो सोडियम ऐसा धातु है जो मुलायम होती है, सॉफ्ट होता है, इसको आसानी चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर कि इनमें से किस तत्व का, ठीक है, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है? 287 किसका होता है? क्लोरीन का। परमाणु संख्या कितना? 17 होता है। और ये क्या है? अधातु है। क्लोरीन क्या है? अधातु। 24 का करेक्ट आंसर क्या है? क्लोरीन, जो कि एक अधातु है। परमाणु संख्या कितनी होती है? तो बोलेंगे 17। और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो बोलेंगे 35.5। परमाणु संख्या 17, द्रव्यमान संख्या 35.5। सिंबल क्या होता है? संकेत, तो बोलेंगे Cl होती है, ठीक है। ये क्या है? तो अधातु है। क्लोरीन क्या है? अधातु है, ठीक है, अधातु। और क्लोरीन का अगर बोलेगा पीरियड कितनी होती है? क्लोरीन का पीरियड कौन सी होती है? तो तीसरा पीरियड होता है। और बोलेगा ग्रुप कितना है? तो बोलेगा 17वां ग्रुप होता है, ठीक है। ये सारा इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। और क्लोरीन को हम लोग हैलोजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट हमारे पास है 25 नंबर, कौन सा कथन असत्य है, यानी कि जो हमारा गलत है उसको हम लोग को चेक करना है यहाँ पर, ठीक है। 25 नंबर में बोला है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विआबंध होती है, यानी ये आपका सत्य हो गया। जिसमें मैंने टिक किया वो क्या हो गया, सत्य है, ठीक है। मीथेन असंतृप्त है, मीथेन क्या है, असंतृप्त, ये आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। मीथेन असंतृप्त नहीं है, वो संतृप्त होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2, ये आपका सत्य है। डी नंबर, एल्काइन का सामान्य, देखिए आपका गलती हो गया, देखिए दो जगह एल्काइन लिख दिया। जब एल्काइन का सामान्य सूत्र सी में आपको हो चुका है तो एल्काइन का सामान्य सूत्र यहाँ पे कैसे हो सकता है, यानी कि बी और डी। यहाँ पे देखेंगे बी भी गलत है और डी भी गलत है, यहाँ पे एग्जामिनर ने मिस्टेक कर दिया है, तो यहाँ पे एल्काइन की जगह आप एल्केन कर लीजिए, ठीक है। एल्केन क्या हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा, तो 3 गलती, 3 सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे 2 गलतियां हैं, ठीक है। मीथेन असंतृप्त ये भी गलत है, एल्काइन का सामान्य सूत्र इतना नहीं होता, मतलब ये भी गलत है, बी और डी दोनों गलत है, यानी कि असत्य हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, तो बेंजीन का होता है C6H6। 26 नंबर में क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी C6H6। अगर हम लोग इसका संरचना की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप डबल बॉन्ड बनाएंगे, फिर डबल बॉन्ड बनाएंगे, फिर डबल बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे बनाया जाता है। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, तो इस तरीका से हम लोग हेक्सागन बनाने के बाद बीच में गोल कर देते हैं, ये भी आपका क्या है, बेंजीन है, ठीक है। चलिए आपका पास हो गया और ये आपका आंसर हो गया, 26 नंबर का सी आंसर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये आपका क्या है, मीथेन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीथेन, इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन। बी नंबर में आपका क्या है, इथीन है ना। और ये भी आपका क्या है, इथीन है, दोनों ऑप्शन सेम है। बी और डी यहाँ पे भी ऑप्शन सेम है, दोनों क्या है, इथीन है, ठीक है, डबल बॉन्ड वाले है, ठीक है, डबल बंधन वाले, ठीक है। करेक्ट आंसर हमने आपको बता दिया। इनमें से कौन उपधातु नहीं है, इनमें से कौन उपधातु नहीं है, तो बोलेंगे हाइड्रोजन उपधातु नहीं है। हाइड्रोजन सामान्य तौर पे कैसी प्रकृति की होती है, तो बोलेंगे अधातु, यानी कि नॉन मेटल, ठीक है। बाकी तीनों का तीनों क्या है, उपधातु है। बोरोन भी उपधातु है, सिलिकॉन भी उपधातु है और जर्मेनियम भी उपधातु है। बोरोन का संकेत क्या होता है, बी, सिलिकॉन का संकेत क्या होता है, SI, और जर्मेनियम का संकेत क्या होता है, GE, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, अधातु है, यानी उपधातु नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर सवाल नंबर 28। पूछा गया है कि पाइरुवेट के विखंडन से, ठीक है, पाइरुवेट के विखंडन से CO2 H2O तथा ऊर्जा, CO2 H2O तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। 28 है, किस प्रकार की क्रिया होती है, यह क्रिया कहाँ पे होती है, तो बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह ऊर्जा देता है, इसीलिए हम लोग सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। अब याद रखेंगे पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल यानी ऊर्जा घर, ठीक है, कोशिका का ऊर्जा घर, ठीक है, कोशिका का ऊर्जा घर, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोला जाता है, तो बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन, मतलब वाष्प का उत्सर्जन जो होता है किस भाग के द्वारा होता है, तो बोलेंगे पत्तियों के द्वारा। ये आपका उत्सर्जन अंग है, ठीक है। पौधों में उत्सर्जन अंग क्या होते हैं, तो बोलेंगे पत्तियां होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो अमाशय में पेप्सिन पाया जाता है, ठीक है। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन। ABCD सारे के सारे क्या है, एंजाइम के नाम है। तो एंजाइम के उदाहरण आप याद रखेंगे, सारे एंजाइम के नाम है टाइलिन, लाइपेन, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। लेकिन अमाशय में कौन सी पाई जाती है, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेप्सिन पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 31। दो तंत्रिका के मध्य खाली जगह को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिनेप्स। दो तंत्रिका हमारे पास, उनके खाली जगह यानी जो वाइड स्पेस होता है उनको क्या बोला जाता है, सिनेप्स, यानी 31 का हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। 32 नंबर सवाल है कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, ठीक है। फल जब पकती है तो फल को पकाने के लिए कौन सी हार्मोन उत्तरदायी होती है, तो बोलेंगे एथिलीन। क्या होती है, एथिलीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो C2H4, ठीक है। इसी को हम लोग इथिन भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इथिन भी कहते हैं, इसी को हम लोग एथिलीन भी कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एथिलीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 33। मलेरिया परजीवी का नाम है, ठीक है।
मलेरिया परजीवी का नाम है। तो मलेरिया का परजीवी कौन होता है? तो बोलेंगे प्लाज्मोडियम, इसी की वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट हमारे पास है निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? जो मादा जनन तंत्र यानी महिला में जो नहीं होती है, ये हमारा होता है सेमिनल वेसल्स। ठीक है, सेमिनल वेसल्स यानी शुक्रवाहिका, ये पुरुष में होता है। ये हमारे पास जो होता है पुरुष में। ठीक है, शुक्रवाहिका है ना, जो कि सीमेन को स्पर्म को कैरी करता है। ठीक है, ये होता है पुरुष के अंदर। तो पूछा है जो मादा के अंदर नहीं होती है। आप देखिए ये भी हमारे पास मादा के अंदर होता है, गर्भाशय भी मादा के अंदर होती है, डिंबवाहिनी यानी फिलोपियन ट्यूब भी मादा के अंदर होती है। तो जो मादा जनन तंत्र नहीं है वो क्या है? शुक्रवाहिका, ये पुरुष जनन तंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सवाल नंबर 35। पूछा गया है कि मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं, कितने पेयर होते हैं? ठीक है, कितने जोड़े होते हैं? तो बोलेंगे 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 46 होते हैं। 23 जोड़ा पेयर पूछा हुआ है, कितने जोड़े होते हैं? तो बोलेंगे 23 जोड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 36 नंबर कि मानव स्त्री में लिंग सूत्र क्या होते हैं? लिंग के गुणसूत्र क्या होते हैं? तो दोनों सेम होते हैं, समान होते हैं। ये हो गया XX। अगर हमसे यहाँ पे पुरुष में पूछेगा, ठीक है, पुरुष यानी कि नर, पुरुष में बोलेगा नर में, तो क्या बोलेंगे? XY होता है। यानी बच्चों का लिंग निर्धारण में पुरुष का यहाँ पे अहम भूमिका होती है। ठीक है, क्योंकि इनके पास दोनों तरह के क्रोमोसोम्स, दोनों गुणसूत्र पाया जाता है। पुरुष में X नामक गुणसूत्र भी होता है, Y नामक भी गुणसूत्र होता है, जबकि महिला के अंदर दोनों गुणसूत्र XX होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास है 37 नंबर। 37 में पूछा गया है कि कौन जैव अनिम्नीकरणीय है? तो बोलेंगे यहाँ पे DDT। 37 का डायरेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है DDT। ठीक है, DDT यानी कि जैव अनमीकरणीय पदार्थ का उदाहरण क्या है? तो बोलेंगे DDT। चलिए उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, तो वो आता है हमारे पास 38 नंबर। 38 नंबर में क्या पूछा गया है कि पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, तथा जंतु तथा सूक्ष्म जीव पर्यावरण के कैसे घटक हैं? तो बोलेंगे पर्यावरण के जैविक घटक हैं। इनमें जान प्राण होती है। ठीक है, इनमें क्या होती है? जान प्राण होती है, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, ये क्या होती है? तो बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट होती है, यानी इसमें जान प्राण होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैविक अवयव बोलते हैं, जैविक घटक बोलेंगे। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि बायोटिक जैविक कंपोनेंट। ठीक है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सी है? ठीक है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक, गैर पारंपरिक कहने का मतलब है जिनका बहुत पहले इस्तेमाल नहीं होता था, नॉन ट्रेडिशनल। हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल यानी पहले इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। कोयले का उपयोग बहुत पहले से होता आ रहा है, विद्युत ऊर्जा भी पहले से हो रहा है, पेट्रोलियम भी बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन जो हमारे पास विंड एनर्जी है, ठीक है, पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी, इसका बहुत पहले से सामान्य तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, यानी 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आखिरी सवाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कुल, कुल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है ना, कुल होना चाहिए, चाहे गुल होना चाहिए था। ठीक है, तो कुल जल संचयन की एक विधि है। ठीक है, एक पुरानी विधि है। ठीक है, ये कहाँ पे होती है? तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ये कहाँ पे होती है? कुल जो होती है जल संचयन की एक पुरानी विधि होती है। कहाँ पे प्रयोग की जाती है? तो बोलेंगे हिमाचल प्रदेश में। अगर गुल बोलेगा तो बोलेंगे राजस्थान में। गुल कहाँ पे होती है? तो बोलेंगे राजस्थान में होती है। ठीक है, गुल कहाँ पे होती है? तो बोलेंगे राजस्थान में। ठीक है, हमसे 40 में पूछा गया था कुल, तो कुल हम लोग कहाँ बोलेंगे? हिमाचल प्रदेश, हिमालय प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे 40 का 40 क्वेश्चन होता है फिनिश। आप देखेंगे कि आपका 40 में 40 स्कोर होता है या नहीं होता है। ठीक है, अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है और आप इसको प्रॉपर तरीका से यहाँ पे लेक्चर के माध्यम से रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। इसी प्रकार के बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियो, इसमें सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे, बेल बटन को प्रेस करके रखेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना है। ठीक है, चलिए आज हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।